गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 11 एक यात्रा यहूदी का अभ्यास करेंगे। इसे लिखा है रामदर्श मिश्र जी ने। इसका जन्म सन 1924 में हुआ था। रामदर्श मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। अपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुत चर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, एक पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयपूर्ण संबंध को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। अब हम इस पाठ को समझते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी से यात्रा करने से डरने वाला। लेखक कहते हैं कि मैं यात्रा करने से जो डरता है ऐसा व्यक्ति हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट यानी कि मन माना, जो मर्जी में आए ऐसा। अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी रहती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यात्रा पर निकलते समय मन में डर लगा रहता है कि पता नहीं कि कैसे कैसे लोग जो है वो मिलेंगे। और सबसे बड़ी असहजता तो हमें ऑटो वाले से होती है जो अपनी मन मर्जी से किराया मांगते हैं। अब नए शहर में कैसे लोग मिलेंगे उसकी भी चिंता जो है वह हमें लगी रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति यानी कि तसल्ली, आश्वासन। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बार उसे डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया, लेकिन इस वक्त उनकी पत्नी उनके साथ थी। यानी कि यात्रा में उनकी पत्नी उनके साथ थी तो थोड़ा उसे आश्वासन था। और स्टेशन पर जब वह उतरे यानी कि ग्वालियर के स्टेशन पर वह उतरे तो ऑटो वाले जो है यानी कि रिक्शे वाले जो हैं वो लेखक के पीछे पड़ गए। लेकिन लेखक ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वो लोग जो है वह आगे बढ़ने लगे। इतने में एक नवयुवक ऑटो वाले ने लेखक को जो है आवाज़ देते हुए कहा कि बाबूजी आप आखिर कहीं तो जाएंगे ही और किसी ऑटो में ही जाएंगे तो फिर मेरे ऑटो में क्यों नहीं। इसकी जिद और आवाज़ में कुछ लेखक को ऐसा आकर्षण लगा कि वो जो है वह उस ऑटो वाले को मना नहीं किए कर पाए और उन्हें स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई।
ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। तो अब जो है लेखक जो है वह ऑटो वाले के ऑटो में बैठकर डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं। लेखक ऑटो वाले ने लेखक को डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया और जो भी ऑटो वाले ने पैसे बताए वह जो पैसे हैं वो लेखक ने उन्हें दे दिए और ऑटो से जो है वह उतर कर वह डॉक्टर के घर पहुँचे और उसके डोरबेल जो है वह बजाई। लेकिन तभी लेखक को पता चलता है कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह जो है वह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। तो अब जो है ऑटो वाला जो था उसे लेखक ने इंतज़ार करने के लिए तो बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वह जो है वहाँ इंतज़ार कर रहा था और फिर उसे नई जगह पर यानी कि डॉक्टर का जो नया क्लिनिक जिस जगह पर है वहाँ पर लेखक को पहुँचा देते हैं। फिर लेखक जो है वह उसे कहते हैं कि कितने पैसे दे दूँ हम, यानी कि पूछते हैं कि तुम्हारा किराया कितना हुआ। तो इसके उत्तर में ऑटो वाला जो है वह जवाब देता है कि बाबूजी जो आपकी इच्छा हो वह दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो ज़्यादा हो गया होगा। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। तो अब ऑटो वाला जो है वह लेखक से पूछता है कि आप यहाँ से और कहाँ जाएंगे? तो लेखक जो है जिस होटल में ठहरे थे उस होटल का नाम बता दिया और कहा कि हम यहाँ पर जाएंगे। लेकिन लेखक आगे ऑटो वाले से कहते हैं कि तुम चले जाना, हमें शायद यहाँ देर हो सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आओ? अब लेकिन ऑटो वाला जो है वह कुछ जवाब नहीं देता, कुछ बोलता नहीं है। लेकिन लेखक जो है वह 1 घंटे के बाद डॉक्टर से मिलने के बाद जो है बाहर निकलते हैं उनके क्लिनिक से, तो देखते हैं कि ऑटो वाला जो है वह वहीं खड़ा था। अब लेखक जो है उसे महसूस होता है कि ऑटो वाला जो है वह कुछ अलग सा है, सभी ऑटो वाले से कुछ अलग है और लोगों के दिल में वह जो है वह एक अपनी जगह बनाने लगता है। होटल पर लेखक को छोड़कर फिर ऑटो वाला जो है वह पूछता है कि फिर कब आओ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? तो ये जब ऑटो वाला पूछता है कि फिर कब आओ, तो यानी लेखक पूछते हैं मतलब क्या है? तो यानी कि ऑटो वाला कहता है कि मतलब कि आप शहर में आए हैं तो आप शहर में घूमने फिरने तो जाएंगे ही, आपको जहाँ जाना होगा वहाँ मैं अपने ऑटो में आपको ले चलूँगा। और कहते हैं कि वैसे आप यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी जो है वह एक ट्रेन का नाम है। तो कहते हैं कि कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाओ? तो रिक्शा वाला जो है ऑटो वाला है वह कहता है कि आपको घूमने फिरने के लिए ले जाने के लिए कब आओ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। तो लेखक कहते हैं आज तो हम थक गए हैं। लेखक कहते हैं कि भाई आज तो हम थक गए हैं तो आराम करेंगे, लेकिन घूमने के लिए हम कल जाएंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? तो यहाँ जो है वह लेखक कहते हैं कि हम कल घूमने जाएंगे। तो रिक्शा वाला जो है वो लेखक को अपना मोबाइल नंबर जो है वह दे देता है और कहता है कि आपको जब भी जाना हो तो मुझे फ़ोन करके
बुला लेना। तो लेखक जो है वह कहते हैं कि तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। तो रिक्शा वाला कहता है कि मेरा नाम मोहन है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो जाता है, यानी कि वह लोग घूमने चले जाते हैं और रिक्शा वाला जो है वह बहुत ही प्रेम से एक के बाद एक जो घूमने लायक स्थल थे वह दिखाता थे। रिक्शा वाला जो है वह लेखक को बाबूजी और लेखक की पत्नी को अम्मा से संबोधित करता है। घूमकर लेखक जो है वो वापस अपने होटल पर पहुंचते हैं, लौटे तब चाय पीने के लिए उन्होंने ऑटो वालों को भी अपने कमरे में बुला लिया। वह तो पहले तो बहुत ही उसे अजीब लगता है, उन्हें आने में संकोच होता है, लेकिन फिर जो है वह लेखक के साथ चाय पानी के साथ वह जो है चाय पीने के लिए लेखक के होटल के कमरे में पहुंच जाता है, यानी कि चला जाता है लेखक के साथ। और फिर उनके लेखक के और रिक्शे वाले के बीच जो है पारिवारिक बातें जो है कुछ शुरू होती है, जिसमें लेखक की पत्नी जो है वह रिक्शे वाले से पूछती है कि बेटे तुम ग्वालियर के रहने वाले हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। तो जो लेखक की पत्नी जो है वह जब पूछती है कि तुम ग्वालियर के हो, तो इसके उत्तर में रिक्शा वाला जो है वह कहता है नहीं, वैसे तो मैं आगरा का हूँ, लेकिन यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि, तो जैसे पूछने पर रिक्शा वाला जो है उनका मन कुछ भर आता है, इसलिए लेखक जो है वह चुप, उनकी पत्नी और वो जो है चुप हो जाती है, आगे कुछ पूछते नहीं। लेकिन फिर रिक्शा वाला यानी कि मोहन जो है वह स्वयं ही बोलने लगता है और कहता है कि मैं आगरा का हूँ और आगरा में हमारा खुद का घर है। माता पिता तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और मेरा बड़े भाई जो है उन्होंने मेरी परवरिश की। मेरे बड़े भाई जो है वह वकील है और मैं बीए पास हूँ। मैं अपने लिए कोई नौकरी जो है वह ढूंढ रहा था। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। नौकरी खोज रहा था कि, यानी कि इतना अधूरा वाक्य जब मोहन छोड़ देता है तो सारे कमरे में एक चुप्पी सी छा जाती है। अब लेखक जो है उन्हें लगता है कि शायद इनके साथ कोई अवांछित घटना घटी हो, तो उसे हमें जो है वह पूछना नहीं चाहिए कुछ आगे, किंतु रिक्शा वाला जो है वही फिर आगे कहना शुरू करता है और कहता है कि मैं नौकरी की तलाश में इधर इधर घूम रहा था, भटक रहा था। एक दिन भटक कर जब वह लौट रहा था, मोहन जो है वह लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक परिचित लड़की जो है वह मिल गई, जो बदहवास यानी कि बहुत ही खराब स्थिति में थी और काफ़ी घबराई हुई मोहन से कहती है कि मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस घुसेट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। तो मोहन जब उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो लड़की बताती है कि मेरे माता पिता जो है वह एक आधी उम्र के व्यक्ति के हाथों मुझे बेच रहे हैं। उनके साथ जाने से बेहतर मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी, लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है।
पहले तो जो मोहन है वो काफ़ी असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है कि आखिर क्या करूं और कर भी मैं क्या सकता हूं। फिर उसे लगता है कि लड़की को जो है वह पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, इसलिए वह जो है उसे लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ के थानेदार को सारी हकीकत जो है वह बताता है। और फिर कुछ सोचते हुए कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। तो कुछ सोचने के बाद थानेदार जो है वह कहता है कि इस लड़की की एफआईआर लिखकर इसके माता पिता को हवालात में तो बंद कर देता, लेकिन फिर लड़की की चिंता है कि इसका क्या होगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने नौ में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? थोड़ी देर के लिए सभी चुप हो जाते हैं और उसके बाद एकाएक जो है थानेदार जो है वह मोहन से प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो मोहन जो है वह कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो बोलो, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो थानेदार जो है वो मोहन से प्रश्न करते, तुम ही इससे क्यों शादी नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। तो आकस्मिक लेखक को यह प्रस्ताव हुआ कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तो वो कुछ जो है चकरा जाता है, लेकिन कुछ पल बाद उसे लगता है कि इसे शादी करने में कोई बुराई ही नहीं है। इसलिए मोहन जो है वह थानेदार से कहता है कि आप पहले इसे तो पूछ लीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा जो है वह हम इस पाठ को यहीं तक समझेंगे। आगे का पाठ जो है वह हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वह हम समझेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज मैंने जो भी समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।